खबरें में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट हैं मियाँ शाहिद साहब। दो मौजूद मेहमान हमारे साथ होंगे। इंतहाई अहम वक्त और नाजुक वक्त भी कह सकते हैं हम, मगर हम सब जो है वो पुरअज़्म हैं। हमारे साथ होंगे जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब और एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब शाहिद अख्तर साहब पर, मगर मैं ज़रा रन डाउन आपकी खिदमत में गोश गुजार कर दूँ। एक तो नाज़रीन, ये जो ड्रोन है ये इजराइल मेड है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इनका जो गठजोड़ है वो ज़ाहिर नंगा होकर सामने आ गया है। और दूसरी तरफ अहम डेवलपमेंट ये है कि राफेल कंपनी, अब खबरें ये आ रही है कि राफेल गिरने के बाद बड़ा एक तो स्टॉक गिर गए, उसकी साख का बट्टा बैठ गया। अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो बाकी तैयारे इनको ना बेचें, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने हैंडल ठीक नहीं किए। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ माहिरीन मौजूद है। उसके बाद PSL पर हमले का क्या ICC नोटिस लेगी, ये इस तरह से जो किया गया। और फिर ट्रंप साहब की सालसी की जो पेशकश है, इस पे भी हम बात करेंगे। मार्शल शाहिद अख्तर साहब हैं मेरे साथ और मेजर जनरल समरेज सालिक साहब हैं। जनरल साहब समरेज सालिक साहब, ये जो इजरायली साख्त के ड्रोन थे हमने गिराए, और ये क्या स्ट्रेटजी थी? जहाज हमने गिरा दिए तो ये ड्रोन क्यों भेजी उन्होंने? यहाँ क्या यानी ये एक इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि जी ड्रोन आ रहे हैं और हम उनको गिराई जा रहे हैं और वो कोई हदफ भी नहीं उनका। जन साहब इसको क्या देखते हैं? ये फेस सेविंग की है समरेज सालिक साहब इन्होंने, इंडिया ने? देखिए, मैंने पिछले सवाल में भी ये मैंने बात की थी कि इंडिया जो है वो जिस तरीके से की अजीमत उसे उठानी पड़ी है, जिस तरीके से हमने उसके 5 जहाज गिराए हैं, तो उसके बाद इंडिया फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, इंडिया घबराया हुआ है। उसने ये ड्रोन्स की एक्टिविटी जो की है, इसको मैं देखता हूँ कि इसके 4 लाइकली ऑब्जेक्टिव्स हो सकते थे। एक तो ये था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को और पाकिस्तान आर्मी को डिस्क्रेडिट करना, कि अगर वो सक्सेसफुल हो जाते तो फिर ये ज़ाहिर है पब्लिक पूछती कि जी हम इनके ख़िलाफ़ अपनी दफाई कार्रवाई क्यों नहीं कर सके। सेकेंड, इसमें पॉसिबिलिटी ये थी कि वो सर्वेलेंस करना चाहते थे कि हमारे ये जो एयर डिफेंस एसेट्स हैं उनकी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करें। तीसरा था कि पब्लिक में पैनिक क्रिएट करें। ज़ाहिर है जहाँ कहीं पे भी इनको शूट डाउन किया गया तो पब्लिक जो है उससे वो परेशान ज़रूर होती है। और तीसरा था कि चौथा ये है कि PF के जो पायलट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको ड्रॉ इन किया जाए कि वो इनको ड्रोन्स को गिराने के लिए एयर में आएँ और उनको जो इंडियन है वो टारगेट कर सकें। मेरे नज़दीक ये मार्का भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने बखूबी जीत लिया है। इंडिया को हमने वो टारगेट्स जो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव नहीं करने दिए। दूसरा, मैं इसमें इस चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा कि इजराइल हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है, लेकिन हमारे सो कॉल्ड लिबरल लोग अभी भी पाकिस्तान में बातचीत करते थे कि हम जो है वो इजराइल के करीब हों या इजराइल को रिकग्नाइज़ करें, या इस तरह की बातें आप अक्सर हमारी सोसाइटी में सुनते रहते हैं। एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि इस जंग के बाद उनके ये शकूक व शबात दूर हो जाएंगे और हमें ये क्लियर हो जाएगा कि इजराइल वाकई हमारा अज़ली और हमेशा से दुश्मन है। दूसरी जो एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है इस सारे मार्के में, वो ये है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में कुर्बतें और ज़्यादा बढ़ी हैं, जो मैं समझता हूँ कि हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी हैं। अच्छा, एयर मार्शल साहब, अभी शाहिद साहब मेरा ये सवाल होगा कि जो ड्रोन ड्रामा है वो तो बिल्कुल नाकाम हो चुका है इंडिया का। हमने 35 जो है ड्रोन जो है वो गिरा दिए गए। अब इंडिया की जानिब से एक झूठ बोला जा रहा है कि हम दोबारा जो है वो ड्रोन हमला करेंगे। वो नहीं हो सकता, वैसे भी उसको भी नाकाम बनाएंगे। लेकिन हमारे पास कौन से ड्रोन्स हैं कि जो अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम भी इंडिया पर जो अगर रिस्पॉन्स करेंगे तो हमारे पास कैसे कैसे ड्रोन्स हैं और किस तरह का हमला हम कर सकते हैं? देखिए, ड्रोन्स की हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और बहुत सारी इनकी टेक्निकल डिटेल्स हैं, तो वो मेरे ख्याल में नाजरीन के लिए उस तरह ज़रूरी नहीं। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि नंबर गेम में भी अल्हम्दुलिल्लाह ड्रोन्स के हम कम नहीं है। कैपेबिलिटी तो दूर की बात है, और ये सलाहियत है कि हम उनके किसी भी शहर में जो डीप सिटीज़ भी हैं वहाँ भी हम ड्रोन भेज सकते हैं अनडिटेक्टेड। हम सॉन्स ऑफ ड्रोन भेज सकते हैं। अगर इंडिया ड्रोन वॉरफेयर करना चाह रहा है तो उसमें भी वो पाकिस्तान को पीछे नहीं देखेगा। और जो सरप्राइज हमने उसको जहाज़ों की इस वॉरफेयर में दिया है, उसको ड्रोन वॉरफेयर में भी हम इसी तरह का दे देंगे। तो कौम को बिल्कुल इस बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ड्रोन्स के मामले में उनकी कोई सबकत है या हम नहीं है। हम इसको वॉच कर रहे हैं कि किस तरफ ये इस चीज़ को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं।
आई मीन ड्रोन हम भी बहुत भेज सकते हैं, सिविल आबादियों में भी कर सकते हैं। ड्रोन पकड़े भी हैं, उनके ड्रोन जो है न्यूट्रलाइज भी किए हैं, तबाह भी किए हैं और पकड़े भी हैं, और उनकी जो है जो रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम जो है बेहतरीन ड्रोन जो है वो इस तरह ये भी तैयार भी कर सकते हैं। और साथ इजराइल का इसमें जो हाथ है, मेड इन इसराइल, क्या हम इजराइल जो है उनको इस पर जो है वो बाकायदा दुनिया को बताएंगे कि इजराइल जो बाकायदा तौर पे इसमें इन्वॉल्व है, जंगी जुर्म में इन्वॉल्व है और जंगी जुर्म उसने किया है, उस पर भी जो है वो बाकायदा तौर पर दुनिया थू थू करे और हम भी उस पर जो है वो किसी तरीके से एक्शन कर सकते हैं? देखिए, जितना इसराइल को, जैसे आपने ये वर्ड इस्तेमाल किया थू थू करना, तो वो तो दुनिया ने इस गजा वॉर में किया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो एक किस्म का मुजरिम करार दिया गया है। उसके जो हरकतें हैं उससे तो सब लोग बखूबी वाकिफ है, और अभी जनरल समरेज ने बिल्कुल ठीक उनके बारे में बताया। अभी भी जब ये हुआ है इंडिया का एक्शन, तो इस वक्त भी बहुत सारे इजरायलीज जो थे, वो उनके जो एरोस्पेस के इंजीनियर्स हैं, वो इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं, और सिर्फ एक जगह पे मौजूद नहीं है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फैले हुए हैं वो। तो लेकिन आपने देखा इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ा। एट द एंड ऑफ द डे यही था कि कौन कैसा परफॉर्म करता है, कौन कैसा ट्रेन होता है, किसके अंदर किस किस्म का जज्बा है, और उसको किस तरीके से उस जज्बे को जो लीडरशिप है वो ना सिर्फ उसको पैदा करती है, उसको उभारती है, बल्कि मौके पे उसको इस्तेमाल भी करती है। मैं एक चीज़ लास्ट में कह रहा था, वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक्चुअली गुफ्तगू थी कि अब ये जो चाइनीज का वेपन सिस्टम टेस्ट हो गए हैं और उन्होंने बेस्ट यूरोपियन सिस्टम को डिफीट कर दिया है, तो आप इससे सोच सकते हैं कि मतलब पाकिस्तान ने चाइना को कितना बड़ा फायदा दिया। और मैं तो ये किसी से बल्कि मजाक में कह रहा था कि जो चंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है, जो उसको अब पाकिस्तान का खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इससे उनकी दुनिया में न सिर्फ उनके स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है, जैसे आपने जिक्र किया था कि राफेल के स्टॉक की वैल्यू गिर गई है, उसमें भी एक मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब राफेल गिरे तो मैंने इंडिया की कुछ साइट्स न्यूज़ पे देखा, वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की, उसकी वजह से टेक्निकल फॉल्ट हुआ और राफेल गिर गया। अब राफेल कंपनी जो है जब ये सुनेगी या सुन रही होगी तो आप सोचो उन पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि कोई जहाज इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से इस तरह गिरता नहीं है जब तक उसको एक मिसाइल ना मारा गया हो। अब अगर वो ये कहते हैं कि ये इंडिया झूठ बोल रहा है और एक्चुअली तो ये शूट हुए हैं, तो उनको नेक्स्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा। और अगर वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि टेक्निकल जैमिंग की वजह से है, तो सारी दुनिया ये कहेगी, इंक्लूडिंग इंडियन पब्लिक भी, कि अब और राफेल क्यों लेने हैं, क्योंकि $8 बिलियन की एक डील है। तो राफेल कंपनी दोनों सूरतों में वो बेचारी फंस चुकी है कि वो कैसे इससे निकले। क्या समरेज सालिक साहब, आपने जनरल साहब से बात करना चाहूंगा सर। जी 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 मियां साहब को है। जी जी कायद साहब, जनरल साहब से बात करना चाहूंगा। भारत एक झूठ की फैक्ट्री बन चुका है जनरल साहब। इस वक्त वहां से झूठ भी फैलाया जा रहा है और फेक न्यूज़ भी फैलाई जा रही हैं, और भारत के अंदर खौफ इतना है कि 45 उनके जो से ज़ायद जो है वो उनके एयरपोर्ट्स उन्होंने बंद कर दिए हैं, और राजस्थान और पंजाब में 300 किलोमीटर का तवील तरीन ब्रेकआउट जो है वो कर दिया है। और इसके अलावा वहाँ पर जो है वो हड़बूंग मची हुई है, वहाँ पर जो है वो राशन इकट्ठा किया जा रहा है, वहाँ पर एटमी जंग के से बचने के लिए मॉक एक्सरसाइजिंग की जा रही है। इस तरह का पैनिक भारत के अंदर, इतना खौफ भारत के अंदर, और साथ साथ इतना इस तरह जवाब पैदा करना कि हम पर जो है वो उन्होंने वायलेशन करना, ये किस तरफ जा रहा है भारत? क्या चाह रहा है भारत सर? देखिए, मैंने पिछले कहा था कि हमारा सामना एक वकार, शातिर और झूठे दुश्मन के साथ है, और वो हमेशा से, चाहे आप फैंटम स्ट्राइक की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है लेकिन उसका पोटेंशियल बहुत कम है। एयर मार्शल साहब ने पिछले सवाल में जवाब दिया कि ये जो राफेल के पायलट्स और हमारे पायलट्स का कंपैरिजन, मैं इसको एक और नज़र से देखना चाहूँगा कि इंडिया ने हमेशा से पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया और अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया है। वेराज हमने 2019 में उसको अकल के नाखन दे दिए थे, अगर उसे समझ आ जाती तो। इस दफ़ा फिर उसको अकल के नाखन दिए हैं कि एक्चुअली ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का जो टेक्नोलॉजिकल पोटेंशियल है और पाकिस्तान के जो पायलट्स का जज्बा है वो फॉर सुपीरियर है इंडिया की निस्बत। दूसरा जो आपने जिक्र किया है कि जिस तरीके से इंडिया जो तैयारी कर रहा है, जहाँ पे वो मकार है, जहाँ पे झूठा है, वहाँ पे उतना ही बुज़दिल है। वो उसमें वो हिम्मत और वो जज्बा नहीं है। मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कुदरती एक जज्बा दिया है कि हम
शहादत का रुतबा चाहते हैं और हमें मौत से किसी किस्म का खौफ नहीं है। इस एपिसोड में भी इंडिया ने पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को डराने धमकाने की कोशिश की है, लेकिन हम उससे डरे नहीं हैं। हमारा जज्बा और ज़्यादा बड़ा है कि हमें अगर मौका मिला तो हम उसको किस तरीके की जो है ना वो मुँह की मारेंगे। अब इंडिया जो है वो इस तरह की इमेज क्रिएट कर रहा है, वो फॉल्स झूठ बोल रहा है कि हमने 15 साइट्स के ऊपर जो है ना उसके अटैक किया है, जो उसको जस्टिफिकेशन दे रही हैं। बिकॉज हर एक्शन के लिए एक एसेस बिलाए चाहिए होता है, एक जवाब चाहिए होता है। तो जो उसने ड्रोन का एक्शन किया है उसके लिए वो जवाब क्रिएट कर रहे हैं एक झूठ से कि हमने उसके इलाके में 15 साइट्स के ऊपर अटैक किया है। जैसे मैंने पहले कहा था, हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, जब करेंगे तो पूरी दुनिया को पता चलेगा। इसी तरीके से एक लाइक्लीहुड है कि वो एक स्टेज मैनेज एक्टिविटी करे जिसमें वो पाकिस्तान पे एलिगेशन लगाए कि पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज़ किए हैं और उसकी वजह से वो फर्दर उसको एस्केलेट कर रहा है। तो झूठा और मकार दुश्मन है, उसको हम उसकी हर हरकत को हमने नज़र में रखना है और उसको काउंटर करना है। अच्छा एयर मार्शल साहब, एक और मैं एंगल से हमने कल भी बात की थी और लास्ट प्रोग्राम में भी बड़ा दुख हुआ हमें। पहले उनकी डीप स्टेट ने अपने बंदे मारे, फिर हमारे यहाँ इनोसेंट। ये क्या है? आप ये जो आर्मी का एक कुछ होता है, यानी एक खास असूल होते हैं, ज़ाब्ते होते हैं, फसलों को नहीं करना, बच्चों को नहीं करना, औरतों को नहीं करना, वाटर रिजर्वायर्स को हमने हिट नहीं करना। तो ये सब कुछ भूल चुके हैं हम कि कोई एक फौज, एक बहुत बड़ा इदारा रहा है दुनिया में और बड़े बड़े जर्नैल हुए हैं, रोमेल, मॉन्टगोमरी और आर्टिस्ट हम उन्हें समझते हैं। ये किस तरह की गिरावट आई है हालिया तौर पर एयर मार्शल साहब? देखिए, इसमें आपको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी ना, कि अगर आप एक स्कॉलर चनाकिया कोतालिया जो है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं और उसकी जो आप देखते हैं उसकी टीचिंग्स में क्या चीज़ें लिखी हुई, उसमें कोई असूल नहीं लिखे हुए। उसमें तो कहा है कि आपका नेबर हमेशा आपका दुश्मन होता है और उसके जो पड़ला नेबर होता है वो आपका उस फ्रेंड बनता है। तो और आप देखें वो इसी फिलॉसफी में काम कर रहे हैं, उनके सारे नेबर के साथ उन्होंने दुश्मनी मोल रखी है। और चूंकि ये अपनी फिलॉसफी आरएसएस से डिराइव करते हैं और माखिज इनकी सोच का आरएसएस है, और अब ये आरएसएस को 100 साल हो गए हैं बने हुए। आरएसएस की फिलॉसफी जो है वो इन्हीं चीज़ों पे है, तो इस पर हमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस तो ये होता है कि आरएसएस बाकी सारे हिंदुस्तान को अपनी फिलॉसफी पे कन्वर्ट करने की कोशिश करें, और बदकिस्मती से बहुत सारे लोग बीजेपी के टेन्योर में इस तरह की फिलॉसफी पे आ चुके हुए हैं। तो इस पे हमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि उनके यहाँ ये रूल्स जो हैं, रूल्स ऑफ वॉर जो हैं, वो फॉलो नहीं हो रहे। वो शायद उन्होंने कभी भी उस तरह फॉलो नहीं किए थे जैसे हम लोग फॉलो करते हैं। हमारे सामने हमारे साथ हमारी तारीख है कि जो हमें बताती है, और हमारे पास हमारी किताब है, और हमारे पास हमारी सुन्नत है जो हमें डिफाइन करती है कि आपने कैसे लड़ना। हम तो किसी दरख्त को भी नहीं जंग में नुकसान पहुंचा सकते। मैं थोड़ा सा उस पे आना चाहूंगा। उन्होंने हमला किया, हमारे जो है वो 6 जगहों पे जो है वो 24 हमले किए, मिसाइल मारे। हमें जो है वो किस तरह हमला करना चाहिए? हमें उनके मुकाबले में 24 के मुकाबले में कितने मिसाइल जो है वो उनको दागना चाहिए, ताकि मोदी भी कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो 40 शहरों पर हमला कर सकता है, और आरएसएस जो हेडक्वार्टर है उस पर हमला कर सकता है। तो फिर ऐसे नापाक जो ठिकाने हैं इनको तबाह तो करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी इंडियन एनएसए ने जो 6 ममालिक के अपने उनके हम मनसब जो हैं उनको इन्होंने टेलीफोन कॉल्स की थी। अब इंडिया ने रिपोर्ट किया कि उन टेलीफोन कॉल्स में उन्होंने बताया कि जी जस्टिफाई किया कि हमने टेररिस्ट ठिकानों पे हमले किए, लेकिन जो इंटरनल रिपोर्ट है वो बता रही है कि उन्होंने हर जगह ये रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान से कहें कि वो अब हम पे अटैक ना करे। एक्चुअली इस वक्त आप इंडिया को देखें तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किन किन मुल्कों को उन्होंने किन किन मुल्कों को, जी प्लीज। जी अब उन्होंने जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन, उन्होंने अमेरिका को कॉल किया, अपने हम मनसब को, उन्होंने रशिया को कॉल की है, उन्होंने यूएई में कॉल की है, उन्होंने सऊदी अरब में कॉल की है। तो इन सब जगहों पे उन्होंने कॉल्स किए हैं, इसलिए कि इस वक्त इंडिया में जो एक खौफ व हरास है वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान जो है अब वो किस तरह का अटैक करेगा। लेट देयर बी नो डाउट, अटैक हमने करना है। वो अटैक हमने इसलिए करना है कि जो समरे साहब ने बताया था कि उन्होंने रेड लाइंस क्रॉस की हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट करना और हाइड्रो प्रोजेक्ट को, ये नाकाबिले माफी जुर्म है, इस पे जुर्म नहीं होगा। तो इसलिए जो उनके अंदर इस वक्त एक
हैजानी कैफियत में मुब्तला हैं वो लोग। बिल्कुल हमने अटैक करना है। मैं आपकी तरफ आऊँगा। कल जो है वो अजीत डोवल ने हमारे NSA को कॉल की, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब को कॉल की, और उन्होंने वहाँ भी तरले और मिन्नतें की कि हम पर जो है अटैक ना किया जाए। पाकिस्तान ने तो रिस्पांस देना है, अभी तो हमने डिफेंस किया है, हमें कैसा रिस्पांस देना चाहिए जो कि भारत खुद कह रहा है कि हमें इस तरह का रिस्पांस मिलेगा? क्या उनको हम सरप्राइज देंगे? बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। मलिक सालिक साहब, अगर हम इस पूरे प्रॉब्लम के जेनेसिस को देखें, जिस तरीके से ये अनफोल्ड हुआ है, इंडिया ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद इतनी ज़्यादा हाइप दे दी उसको कि वो अपने कमिटमेंट ट्रैप में फंस गए कि उनके लिए मुश्किल था कि उससे बैक ऑफ करना, और उनके लिए ज़रूरी हो गया, वो फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने कोई ना कोई एक्शन लेना है। जो ही उन्होंने एक्शन लिया, जो पाकिस्तान के हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर की सेक्रेटरी को वायलेट किया, यहाँ पे मजाइज दागे, तो उन्होंने एक वाइट फ्लैग रेज कर दिया। उनके ट्वीट आना शुरू हो गए कि ये हमारा एस्केलेटरी एक्शन नहीं है, हम इससे आगे नहीं जाना चाहते। तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ कि पहले दिन से पहले तो उनकी मजबूरी थी कि उन्होंने कुछ ना कुछ करना था, उस मजबूरी में उन्होंने किया, लेकिन अब वो घबरा रहे हैं कि इसका जवाब जो आएगा वो किस तरह का होगा और कितना ज़्यादा उनको नुकसान होगा। तो मैं ये दोबारा ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान अभी भी अपना हक रिटेन करता है और पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। और स्ट्राइक भी लेकिन सर एक साजिश भी तो कर रहा है ना, भारत एक साजिश कर रहा है कि वो सिखों को पाकिस्तान से लड़ाना चाह रहा है, वो कहीं ना कहीं एक तीर से 2-3 शिकार करना चाह रहा है। वो ये चाह रहा है कि उनकी इबादतगाहों पर हमला किया जाए और वो नाम जो है पाकिस्तान का लगाया जाए, नाम पाकिस्तान एयरफोर्स का लगाया जाए। ये भी करना चाह रहा है कि वो वहाँ पर जो है कत्लो गारत करके वो पाकिस्तान का जो है नाम लगाना चाह रहा है। ये बाकायदा तौर पर साजिश का इंकशाफ हुआ है, वो ऐसा करना चाह रहा है। अगर वो ऐसा करता है तो फिर इसका तोड़ कैसा होगा, हमने कैसे इसका तोड़ करना है और हमने अपना रिस्पॉन्स कैसे देना? सर देखिए, मुझे कभी यकीन है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। हम जिस तरीके से उसने हमारे निहत्ते सिविलियंस के ऊपर स्ट्राइक किया है, हम उस तरीके से नहीं करेंगे। उसके अगेंस्ट हमारे पास लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। RSS का हेडक्वार्टर है, RSS के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ से ये एग्रेशन जो है जिसने ओरिजिनेट किया है, चाहे वो ड्रोन्स हैं, चाहे वो मिसाइल्स हैं, चाहे वो एयरफोर्स के सेटअप्स हैं, वो जगह हैं जहाँ पे कि हम वो लेजिटिमेट टारगेट्स हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उन्होंने वहाँ से हमारे खिलाफ एक स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो इंटरजेक्ट कर रहा हूँ जनरल साहब, क्योंकि वक्त बड़ा कम है। एयर मार्शल साहब ये फरमाइए कि S-400 क्या है और वो क्यों वो भी उन्हें प्रोटेक्ट ना कर सका, जरा ब्रीफली बताइएगा एयर मार्शल साहब। जी, S-400 एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो रशिया ने इनको दिया हुआ है, और उनके पास S-4 सिस्टम है, और इस अटैक में उन्होंने सारे के सारे सिस्टम डिप्लॉय किए हुए थे। लेकिन उन्होंने उनको थोड़ा दूर डिप्लॉय किया था इसलिए कि उनको डर था कि हम उस पर अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय ना कर देंगे। इनके पायलट उसका जो एक सर्कल बनता है लेट्स से 400 किलोमीटर का, उससे बाहर निकलते हुए बहुत घबराते हैं, क्योंकि उसके अंदर रहते रहते इनको ये प्रोटेक्शन मिल रही होती है और उससे वो बाहर नहीं निकलना चाहते। लेकिन जब एक्चुअल वॉर होगी, उनको उससे बाहर निकलना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल में उनकी एंग्जाइटी और इत्तराब में काफ़ी इजाफा भी हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात बताई आपने और मीनिंगफुल। लेकिन एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद नाज़रीन ये बात हम मजीद सीखेंगे कि कैसे तारीख रकम हुई और किस तरीके से जनरल साहब ने, जिस तरह एयर मार्शल साहब ने बताया कि एक हर मार्क का एक नई तारीख रकम करता है और तालीम में भी और इल्म में भी इजाफा करता है वारफेयर के हवाले से। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। एक तो ये बताइए कि एक तो हमारा यू ऑलवेज मेक अस प्राउड, हमारी एयरफोर्स हमें हमेशा जो है वो और भी हमारे जो जवान जो हैं वो हमें प्राइड देते हैं। लेकिन जनरल साहब ये राफेल जो गिरे हैं इसमें दो बातें की जा रही हैं। एक तो एयर मार्शल साहब ये बात की जा रही है कि जी उनसे हैंडल नहीं हुए, या उसको हमारी जो हासिलात है उसको मिटिगेट करने के लिए शायद ये बहाना बनाया जा रहा है। तो आप जरा एक्चुअल क्या हुआ है, एक तो हमें आवाम को बताएं ये क्या हुआ है, और राफेल जैसा तैयारा जिसकी बड़ी रेप्यूटेशन थी, हमने इसे कैसे मार गिराया उनके तैयारे को। जी जनरल एयर मार्शल साहब। जी, जैसे आप लोगों ने देखा कि CNN ने रिपोर्ट किया कि ये दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एयर मार्का हुआ है BVR मिसाइलों की
डोमेन में। BBR मिसाइल वो होते हैं जो बहुत दूर देख सकते हैं और बहुत दूर तक मार कर सकते हैं, और इसमें कोई ऑलमोस्ट 120 जहाज जो थे वो आप सोचें कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े थे। तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स एयर स्नैरियो था, जो कि मेरे ख्याल में अभी तक किसी एयरफोर्स ने इस चीज को फेस नहीं किया, ना हमने किया ना इंडिया ने कभी इस कॉम्प्लेक्स को फेस किया था। राफेल एक बहुत अच्छा जहाज है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि इस जहाज को एम्प्लॉय कैसे किया जाता है। मैं उनके पायलट्स की महारत पे कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये एक लीडरशिप फिनोमेना होता है। हमारे पास शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह एयर मार्शल असद खान से लेके आज तक हमारी जो भी लीडरशिप रही है, उसने इस चीज़ को बहुत ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है, और आपने उसकी जाहिर है परफॉर्मेंस 65 में देखी, 71 में देखी, अभी बालाकोट अभी हाल का वाक़या, और फिर इसमें तो एक कमाल हो गया। ये एक अभी आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता लोग रियलाइज़ करेंगे कि ये एक्चुअली कितना बड़ा वाक़या था, और ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन जाएगी एयर फोर्सेस में, जिसको स्टडी किया जाएगा कि कैसे एक छोटी एयरफोर्स ने जो ऑलमोस्ट निस्फ थी इस मार्के के दौरान भी, उसने अपने से इतनी बड़ी एयरफोर्स को, जिसके पास बहुत ही अच्छे जहाज थे, Su-30, MiG-29, मिराज 2000, राफेल, मतलब दुनिया के माने हुए जहाज हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इसको क्यों नहीं एम्प्लॉय कर सके? वो इसलिए एम्प्लॉय नहीं कर सके थे कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट थी, जिस तरह हमने इन जहाज़ों को इस्तेमाल किया, सादा लफ्ज़ों में, उसमें हमने जो एयर वॉरफेयर मॉडर्न जदीद जो है फ़ज़ाई जंग के जो असूल हैं, जो कि बड़े पेचीदा हैं, उन सबको इस्तेमाल किया बैक वक्त में। मसलन हमने सारे स्पेक्ट्रम्स को यूज़ किया, चाहे उसके अंदर आप साइबर कह लें, चाहे उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कह लें, चाहे उसके अंदर आप उन हवा में उन हथियारों को कैसे इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ें ये आराम से नहीं आती। इसके लिए सालों की और मतलब दिहाइयों की नेचुरली ये बहुत बड़ी आज़ाद में से है, और पूरी दुनिया अगुश्त। मगर एक बात और मैं एयर मार्शल साहब आपसे पूछ के मैं जनरल समरेज सारिक साहब की तरफ जाऊंगा। ये फरमाइए कि इज देयर एनी डिस्प्यूट या कुछ तनाज़ा है विद ये जो नंबर ऑफ डाउन्ड प्लेन्स जहाज हैं उनके, हम 5 कह रहे हैं, क्या आलमी तौर पर ये तस्लीम शुदा अमर हो चुका है, इंडिया जो भी कहे एयर मार्शल साहब? देखें, अगर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब हमने बहुत तहकीक के बाद ये 5 नंबर जो थे जहाज़ों के और हेरोन यूवी के जो उस मार्के के हैं, बाद में तो और भी UAVs ऐड हो गए थे, वो दिए हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि एक एक करके इसके सबूत कैसे सामने आते जा रहे हैं। पहली बात यह है कि हिंदुस्तान में ही उनके अखबारों ने और जो वीडियोस जहाँ जहाँ जहाज गिरे थे वो सामने आ गई हैं बिल्कुल। बल्कि हिंदुस्तान टाइम्स या हिंदू, इसने तो भटिंडा वाले का भी कह दिया था, जो 45 मिनट के बाद वो बैक ट्रैक कर गए। तो जो जहाज ज़मीन पे पड़े हुए हैं, जिनकी वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं। दूसरा एक बहुत ही अहम वो ये है कि मार्टिन बेकर कंपनी जो कि जहाज़ों की सीट बनाती है, इजेक्शन सीट्स, वो एक रिकॉर्ड रखती है। मुझे इसलिए मालूम है कि मेरी पूरे सर्विस कैरियर में जब भी कोई इजेक्शन हुई थी तो मार्टिन बेकर ने, हमने देखा था पाकिस्तान एयरफोर्स में भी होती थी, उसका जो नंबर है कि ये सीट इजेक्ट कर गई है मेरी सक्सेसफुल, क्योंकि उसको अपनी कामयाबी समझते हैं, वो फ़ौरन उसका एक नंबर ऊपर ले आते हैं। तो इस मार्के से कुछ मिनट पहले ही मेरे ख्याल में उनका नंबर शायद 885 था, थोड़ा सा बहुत गलत हो सकता है, मैं अपनी मेमोरी पे रिलाई कर रहा हूँ, और उसके फ़ौरन बाद वो बढ़ के 888 हो गया। यानी कि वो 3 राफेल जो थे वो तो सीट्स हो गई हैं, Su-30 और MiG-29 की तो जाहिर रशियन सीट्स होंगी, वो मार्टिन बेकर नहीं होंगी। फिर राफेल कंपनी जो है, हमारा फ्रांस जो है वेरीफाई हो चुका है यानी दुनिया में। तो मैं जरा समरेज मलिक साहब को भी, जनरल साहब अब अगला मरहला ये है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ISPR के मेजर जनरल साहब भी कह रहे थे कि वी रिजर्व द राइट टू स्ट्राइक बैक। क्या पॉलिसी हमारी होनी चाहिए, या क्या जाहिर है हम कौमी राज तो हम अफशा नहीं कर सकते इस पे, मगर बाई एंड लार्ज आप क्या इस पे तबसरा करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, और जो हमारे साथ ये जाहिरियत हुई है इसके जवाब में हम क्या कर सकते हैं? जनरल साहब। काजी साहब, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा सामना एक मकार, झूठे और शातिर दुश्मन के साथ है। वो इस ज़माने में भी झूठ का सहारा ले रहा है
और एक्टिविटीज़ छोटी करता है और उसको मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। हमारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जिसने लास्ट मार्क आजमाई की है, इसमें उसने 2-3 क्लियर रेड लाइंस क्रॉस की हैं। एक तो उसने इंटरनेशनल बॉर्डर की सैंक्टिटी को वायलेट किया है, जो उसने मिसाइल्स जो है वो हमारे निहत्ते सिविलियंस के ऊपर गिराए हैं और हमारी रिलीजियस प्लेसेस, हमारी मसाजिद के ऊपर गिराए हैं, बच्चों को शहीद किया है, औरतों को शहीद किया है। तो ये एक रेड लाइन है। सेकंड जो उसने बहुत बड़ा काम किया है और गलती की है वो है कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को उसने स्ट्राइक किया है, जबकि हम पाकिस्तान जो है वो एग्रीव पार्टी है इंडस वाटर ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट में। तो उसने खुद एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि जो माजी में नहीं होता था वो ये किया जा सकता है। पाकिस्तान जो है उसने अभी तक उसने इस चीज़ का रिस्पांस नहीं दिया। उस रात को हमने LOC के अक्रॉस एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होते हुए उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को स्ट्राइक किया और इसके अलावा हमने उनके जो 5 जहाज़ गिराए हैं। आपके पिछले क्वेश्चन में आप एयर मार्शल साहब से डिस्कस कर रहे थे। देखिए, मेरे नज़दीक मेरी ख्वाहिश थी कि जो ये जंग शुरू होती है तो कम से कम एक राफेल हम गिराएं, क्योंकि राफेल जो है वो उनका एक पावर सिंबल है। 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि काश मेरे पास राफेल होते, तो जबकि हमने 3 गिराए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अब इस पे इंडिया जो है वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। उसने मज़ीद एस्केलेट किया ड्रोन्स वगैरह के अटैक के थ्रू और पाकिस्तान को वो ड्रॉ इन कर रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है, वो प्रोवोक कर रहा है कि पाकिस्तान कोई एक्शन ले। लेकिन पाकिस्तान अपने हक को होल्ड कर रहा है, अपने राइट को होल्ड कर रहा है कि वो अपनी चॉइस की जगह पे और टाइम के ऊपर स्ट्राइक करेगा। जैसे इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र हुआ कि एक झूठ घड़ के इंडिया ने ड्रोन की एक्टिविटी की कि हमारी 15 लोकेशंस के ऊपर पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया है और उसके बदले में हम ये कर रहे हैं। आप ये देखें, अगर पाकिस्तान जब स्ट्राइक करेगा तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया है। तो जिस तरह का हम ज़रब उससे पहले लगा चुके हैं LOC के अक्रॉस, वो भी कोई कम नहीं थी। जिस तरीके से हम उसके जहाज़ गिरा चुके हैं, अब वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि उसको मौका मिले कि वो हमारे खिलाफ ये इस किस्म की अजीमत जो है ना वो हमें दे सके। बिल्कुल जनरल साहब, ये तो पूरी दुनिया देखेगी। मैं शाहिद साहब से ये सवाल करना चाहूँगा कि राफेल गिराना तो पूरे पाकिस्तान की एक ख्वाहिश थी कि जो गरूर है भारत का उसको खाक में मिलाया जाए। वो जो हमने मिला दिया, 3 राफेल जो है वो गिरा दिए गए। वहाँ उस वक्त जो फ़ज़ा में थे वो 70 से ज़ायद जो है वो तैयारे थे। हम कितने राफेल सर गिरा सकते थे? और जो आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बात की है, जब कोई नया तैयारा लिया जाता है बाकायदा तौर पर उसकी पायलट्स जो हैं वो ट्रेनिंग करते हैं वहाँ जाके, तो क्या राफेल की ट्रेनिंग में कोई मसला था कि वो उनके जो पायलट्स हैं वो हमारे निशाने पर आ गए और हमने 3 तो गिरा दिए? क्या हम ज़्यादा भी गिरा सकते थे? और ये भी गाइड कीजिएगा कि जो कंपनी है अब जो दिफाई मंडी है उसमें भारत टके टोकरी हो चुका है, कोई उनको असला देने को तैयार नहीं है। राफेल कंपनी उन पर जो है मुकदमा करने जा रही है, जो राफेल बनाती है, कि हमारे राफेल जो हैं वो पूरी दुनिया में आपने हमें बदनाम कर दिया है। तो इसको किस नज़र से देखते हैं? पहला आपका सवाल था कि क्या हम 3 से ज़्यादा राफेल गिरा सकते थे। ये मैं आपको एक बिल्कुल मुसद्दिका इतला दे रहा हूँ कि हम 10 से 12 जहाज़ जो थे, मतलब राफेल नहीं मिक्स्ड, ये हम गिरा सकते थे अगर हमारी विल होती तो। लेकिन शायद उस हद तक हम गए नहीं, लेकिन हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी। तो इसलिए भी हिंदुस्तान एयरफोर्स को आई थिंक शुक्रगुजार होना चाहिए पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ का कि उन्होंने 5 तक ही ये अपनी टैली रखी। दूसरी आपने पूछा कि क्या पायलट्स के अंदर प्रॉब्लम है, तो मैं अब दोबारा ये बात कहना चाहता हूँ कि याद रखें कि ये जहाज़ों को जो एम्प्लॉय किया जाता है ये बहुत लंबी ट्रेनिंग होती है और इसके पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी होती है। अभी पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले 15 एयरफोर्सेज आई थी जो उन्होंने एक्सरसाइज की थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा एयरफोर्सेज जो हैं वो पाकिस्तान आना चाहती हैं और हमारे साथ एक्सरसाइज करना चाह रही हैं, क्योंकि अब हम हर मार्के के बाद एक नई रकम तहरीर करते हैं जिससे ये जो फ़ज़ाई जंग है इसके जो असूल हैं वो एक दोबारा तरीके से लिखे जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि वो उसने हमें ये हमेशा से हमें ऐसी लीडरशिप दी कि हम इस तरह की ट्रेनिंग कर सके। तो ये एक राफेल पायलट इंडियन, उसका एक कसूर नहीं है कि वो
कि क्यों ये इस मार्के में मतलब वो मार खा गया। ये एक ओवरऑल पूरा एक एम्प्लॉयमेंट होती है कि कैसे सारे जहाज़ों को किस वक्त किस तरह यूज़ किया जाए, तो उसकी वजह से ये होती है। बिकॉज अब ये डॉग फाइट नहीं है ना कि दो पायलट जो हैं वो हवा में लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते एक उसके पीछे आ गया और उसने मिसाइल या गन से फायर कर दिए। अब ये वॉरफेयर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होगी। आखिरी बात, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने राफेल कंपनी के बारे में बताया। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो फ्यूचर में होने वाली है, कि जो ये दफाई सामान बनाने वाली कंपनियां हैं जिसको हम ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसके अंदर भी एक भूचाल आने वाला है फ्यूचर में। वो इसलिए कि इस मार्के ने दिखा दिया है कि टॉप ऑफ द लाइन जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है वो अब चाइनीज एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के आगे कुछ नहीं है। ये एक फंडामेंटल चेंज हो जाएगी थिंकिंग में दुनिया की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब वो चाइनीज वेपन सिस्टम जो कि वॉर टेस्टेड नहीं थे, उनको पाकिस्तान एयरफोर्स ने वॉर टेस्टेड बना दिया, उनसे किल अचीव कर दी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं और मैं इसी से ही बहुत शुक्रिया आप जन साहब, आपका। नाज़रीन, ये तो हमने सुना कि अब वो मुल्कों को कांटेक्ट कर रहा है कि हम अब वापस जवाब ना दें, तो इस बात पे भी उन्हें शिकस्त ही मिल रही है। ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।